गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। माइकल फेरेडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है, हम सबसे पहले उसको डिफाइन करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये सोर्स चार्ज Q है और हमें पता है हर एक चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर देता हूँ Q0। जैसे ही मैं यहाँ पर ये चार्ज प्लेस करता हूँ तो इस चार्ज की वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगता है और जब इस पर फोर्स लगेगा तो ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये जिस पाथ को फॉलो कर रहा है, ये जिस पाथ पर मूव करता है दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी फील्ड वही उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ये मूव करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो इमेजिनरी, क्योंकि ये रियल में नहीं होता है, ये इमेजिनरी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रियल है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनेशन है, इमेजिनरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज imaginary smooth straight lines or curved lines along which an isolated positive charge moves when it is placed in the field। तो सिंपल सी डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो इमेजिनरी पाथ है, वो स्ट्रेट भी हो सकता है, वो कर्व भी हो सकता है, जिस पर कोई भी आपका एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है जब उसको प्लेस किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर मेरे पास एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मींस Q इज ग्रेटर देन 0, तो अगर मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है तो मैं इसके चारों तरफ फ्री स्पेस में कहीं भी अगर अपने टेस्ट चार्ज को प्लेस करता हूं तो ये उस पर फोर्स लगाता है और वो इससे दूर की तरफ यानी रिपल्शन फोर्स की वजह से अवे मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? स्ट्रेट होंगी, इनफाइनाइट तक जाएंगी and they are coming from the center of this charge। तो सिंपली हम कहते हैं कि the electric field lines due to an isolated positive charge are radially outwards। वो रेडियली क्या होती हैं? आउटवर्ड्स होती हैं। और ये कैसी होती हैं? स्ट्रेट। इसी तरह अगर चार्ज लेस देन 0 है, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बदल जाएगी, क्योंकि फील्ड लाइंस होती हैं अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव। तो कोई भी टेस्ट चार्ज अगर मैं इसको इनफाइनाइट तक प्लेस करता हूं तो इनफाइनाइट पर उस पर फोर्स 0 होगा, लेकिन बिटवीन चार्ज एंड इन्फिनिटी मैं जहां भी उसे प्लेस करूंगा ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो इस पाथ पर फॉलो करेगा। तो सिंपली हम ये कहते हैं कि ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड्स, ये बिल्कुल सेंटर से रेडियली बाहर आ रही हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज आर रेडियली इनवर्ड्स, वो अंदर की तरफ आती हैं। तो ये आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी याद रखनी है। ओके स्टूडेंट, सेकंड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मे बी स्ट्रेट और मे बी कर्व्ड। अब ये स्ट्रेट कब होंगी और ये कर्व्ड कब होंगी? तो जनरली आप अगर देखते हैं, अगर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की ही बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? स्ट्रेट हैं, रेडियली आउटवर्ड्स। और अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की बात की जाए तो वो रेडियली इनवर्ड्स हैं। लेकिन अगर मैं दोनों चार्जेस के कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हमने इस तरह से प्लेस किए हैं, तो इन दोनों के फील्ड्स का इंट्रैक्शन होगा। और अगर मैं अपने आइसोलेटेड चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को यहां प्लेस करता हूं टेस्ट चार्ज को, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है, तो इसकी वजह से यहां पर फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं E is inversely proportional to R square। तो यहां पर फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी यहां पर फील्ड ये है, E1 मान लेते हैं, और इससे डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका यहां पर फील्ड जो है ये वीक है, दैट इज E2, यानी ये फोर्स ज्यादा लगा रहा है और ये फोर्स कम लगा रहा है। तो अगर मैं दोनों वेक्टर्स का, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो पैरेललोग्राम लॉ से हम निकालेंगे जो 11th में हमने पढ़ा है, और दोनों का रिजल्टेंट फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, यानी चार्ज इस तरह से मूव करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं
कि अगर हमारे दो चार्जेस का ये कॉम्बिनेशन लिया जाता है तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो कैसे चलेगा चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव, तो वो इस तरह मूव करेगा, तो ये डायरेक्शन होगी। और अगर वो बिल्कुल रेडियली स्ट्रेट जा रहा है तो ऐसे भी जाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मे बी स्ट्रेट और मे बी कर्व। ये डिपेंड करता है कि अगर वो एक सिंगल चार्ज की वजह से है तो स्ट्रेट, और अगर वो चार्जेस का कॉम्बिनेशन है, टू और मोर चार्जेस हैं, तो दे विल बी कर्व एज वेल एज स्ट्रेट। ओके, अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए, हमेशा ध्यान रखें, ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, व्हाई? देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं तो ये वो पाथ है जिस पर हमारा एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है जब हम उसको इन दोनों के फील्ड में प्लेस करते हैं। और वो किस पाथ पर मूव कर रहा है, ऐसे, ऐसे और बिल्कुल ऐसे भी। तो सिंपली जो फील्ड लाइन है वो स्टार्ट होती है पॉजिटिव से और एंड होती है नेगेटिव पर। वो वापस तो स्टार्ट नहीं होती, वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से रिपेल होके तो नहीं आ सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्टार्ट होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। दे विल नॉट कम फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अगेन, सो दैट्स व्हाई वी से दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। तो सिंपल हम यही आंसर देने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप बिकॉज दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। या इसका एक दूसरा आंसर भी आप पढ़ेंगे। आपने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेचर कैसी होती है। हमने पढ़ा था कि जितने भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यानी वो पाथ है जिस पर हमारा एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है जब हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है। तो अगर मैं इस पॉइंट ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इस पॉइंट बी पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो दिस टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है और पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है। तो सिंपली हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज द टेंजेंट at any point on the electric field lines represent the direction of electric field at that point. Okay students, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब अगर क्वेश्चन की फॉर्म में आता है कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, तो सिंपली आप देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा O है। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर देखता हूं तो पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट ये होगी और दूसरी फील्ड लाइन की वजह से इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट ये होगी। यानी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं हो सकती है। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वो जीरो होता है। अब अगर यही क्वेश्चन की फॉर्म में आता है यही प्रॉपर्टी कि व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो या व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर, तो हम रीजन कैसे बताते हैं। ये हमारे पास दो मेटेलिक प्लेट्स हैं, इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज इसको गिवन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ड्यू टू इंडक्शन यहाँ सामने वाली मेटेलिक प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ गया है। इसकी वजह से यहाँ पर एक फील्ड काम कर रहा है एंड दैट इज E। अब अगर मैं इस फील्ड के अंदर एक मेटेलिक प्लेट, एक मेटल को प्लेस कर देता हूँ, एक कंडक्टर को प्लेस कर देता हूँ, तो हमने पढ़ा है कि जो कंडक्टर्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। और एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था इंड्यूस चार्ज, दैट इज इंड्यूसिंग चार्ज का नेगेटिव 1 - 1/k। क्योंकि k इनफाइनाइट है तो इसलिए जो इंड्यूस चार्ज होता है Q डैश वो इस इंड्यूसिंग चार्ज के इक्वल ही होता है। अगर यहाँ पर चार्ज Q है
तो यहाँ सामने वाले फेस पर माइनस क्यू आ जाता है, सेम उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और दूर वाले फेस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ड्यू टू पोलराइजेशन। तो यहाँ पर पोलराइजेशन की वजह से कंडक्टर के अंदर एक फील्ड डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको हम कहते हैं पोलराइजिंग फील्ड। और इस फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्सटर्नल फील्ड के इक्वली होता है, यानी ईपी का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू ई। लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो दोनों इक्वल हैं। तो अगर मैं नेट फील्ड की बात करता हूं तो दैट बिकम्स जीरो। तो हमेशा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर पास थ्रू अ कंडक्टर बिकॉज ड्यू टू पोलराइजेशन अ पोलराइजिंग फील्ड इज सेट अप इन द कंडक्टर which is equal in magnitude of the external field but opposite in direction. That's why the net field inside the conductor becomes zero. So electric field inside a conductor is zero. Okay. In case of insulator or in case of dielectric, अगर मैं यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस करता हूँ, एक इंसुलेटर प्लेस करता हूँ, तो वहां पर ये जो इंड्यूस चार्ज डेवलप होता है दैट इज नॉट इक्वलेंट टू इंड्यूसिंग चार्ज, ये हमेशा कम होता है, यानी Q डैश दैट इज लेस देन Q, और नेचर अपोजिट है। तो यहाँ पर ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू पोलराइजेशन, यहाँ पर जो पोलराइजिंग फील्ड डेवलप होता है EP दैट इज वीक इन कंपैरिजन ऑफ E, यानी EP इज नॉट इक्वल टू E दैट इज लेस देन E। तो इसकी वजह से अगर मैं अंदर नेट फील्ड निकालता हूं तो नेट फील्ड होगा बीच में E माइनस EP एंड दैट इज नॉट इक्वलेंट टू जीरो। तो यहाँ पर ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक है ये उस फील्ड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास हो जाती हैं। तो आप सिंपली यही लिखते हैं कि इफ वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक ऑन इंसुलेटर देन ड्यू टू पोलराइजेशन the polarizing field is not equal to the external field. It is less than external field but opposite in direction. So the net field will not become zero. That's why electric field lines can pass through a insulator. Okay? Students, अब हम next property की बात करते हैं। Suppose कीजिए आपके पास यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ये भी Q है और ये भी Q है। तो हम पढ़ चुके हैं कि इनके बिल्कुल सेंटर पर अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देता हूं Q नॉट को, तो जितना ये उसको रिपेल करेगा, जितना फील्ड इससे इधर लगाएगा, इसकी वजह से भी फील्ड उतना ही इधर होगा, यानी इस पॉइंट पर इस चार्ज पर नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट फील्ड भी जीरो होगा। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, दैट इज न्यूट्रल पॉइंट, यानी यहां फील्ड है ही नहीं, और जब यहाँ फील्ड ही नहीं है तो यहाँ फील्ड लाइन भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो ये फील्ड लाइन होगी ही नहीं। पहली बात तो ये है। अब हम जब फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो ये सिमिलर चार्जेस हैं, और जब सिमिलर चार्जेस हैं तो ये जो फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे पर लेटरल फोर्स एक्सर्ट करती हैं, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, यानी फील्ड लाइंस इस तरह से ड्रॉ होती हैं, ऐसे यहां पर इस तरह हम इसको शो करते हैं। इसी तरह बिल्कुल सेम यहां सिमेट्री, हम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू सिमिलर चार्जेस exerts lateral pressure, lateral force, which represents that like charges repel each other. अगर मैं इस चीज को आपको समझाना चाहूँ तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फील्ड लाइन इनको इंटरसेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। तो फिर हमने ये डायरेक्शन ऐसे ही क्यों बना दी, ऐसे पैरेलल। देखिए अगर चार्ज यहाँ पर होता, अगर मैं यहाँ फील्ड की बात करता तो जितना फील्ड ये इस डायरेक्शन में अप्लाई करता उतना ही ये भी फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई करता, दोनों फील्ड्स का मैग्नीट्यूड सेम होता।
अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ से इनका रिजल्ट निकाल लूँ तो वो रिजल्ट किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यानी जो भी चार्ज यहाँ प्लेस होगा वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो मैं इनको दोनों को मिला के तो एक बना के इस तरह शो नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए हम इसको पैरेलल इस तरह से शो करते हैं कि ये कहीं इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट होंगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, जैसे Q1 इज ग्रेटर देन Q2 और दोनों सिमिलर नेचर के चार्जेस हैं, तो उस कंडीशन में आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, वो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, वो हमेशा बड़े वाले चार्ज से दूर होती थी और स्मॉल चार्ज के नियरेस्ट होती थी। तो इसका मतलब ये न्यूट्रल पॉइंट बड़े वाले चार्ज से दूर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बड़ा चार्ज है तो ये ज़्यादा फोर्स लगा के उसको रिपेल करेगा और ये कम फोर्स लगाएगा। तो जो फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से होंगी, यहाँ पर ये फोर्स ज़्यादा और यहाँ पर ये कम। तो बिल्कुल सिमेट्रिकली आप ऐसे ही यहाँ भी इस डायग्राम को बनाएंगे, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर को चार्ज को अलग अलग पोजीशन पर रखकर आप ये भी देख सकते हैं कि चार्ज पर कहाँ फोर्स ज़्यादा लगना चाहिए और कहाँ फोर्स कम लगना चाहिए। तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ आ जाएगा और आपका जो फील्ड लाइंस होंगी उनकी जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट कुछ इस तरह से होगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं और हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आप देखते हैं कि दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन नेगेटिव। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द अनलाइक चार्जेस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, वो लेंथ में कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है। तो ये जैसे ये फील्ड लाइन यहाँ से जाएगी तो ये फोर्स इधर लगेगा और ये ऐसे आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अनलाइक चार्जेस, ड्यू टू अपोजिट चार्जेस contract lengthwise, which represents that unlike charges attract each other. Okay, so if anybody asks how can you say that unlike charges attract each other, तो आप simply कह सकते हैं कि electric field lines due to unlike charges contract in lengthwise, which represent that they attract each other. Okay, students, the question is electric field lines cannot be discontinuous or sudden breaks. Why? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होती हैं, उनमें कहीं भी ब्रेक नहीं होता है। क्यों? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो पाथ है जिस पर हमारा एक टेस्ट चार्ज मूव करता है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो इट एक्सपीरियंसेस अ कॉन्टिन्यूअस फोर्स, और जब वो लगातार कॉन्टिन्यूअस फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो वो लगातार एक पर्टिकुलर पाथ पर मूव करता जाता है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी डिसकंटिन्यूअस। तो हम लिख देंगे एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द पाथ ऑफ ए टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज एक्सपीरियंसेस ए continuous force in field, so electric field lines are always, the electric field line is always a continuous curve. Okay students, next question is electric field lines are always normal to the surface of a conductor. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किसी भी कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल होती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये हमारा एक कंडक्टर हम ले लेते हैं और इस कंडक्टर पर चार्ज है और ये जो चार्ज इस पर होता है स्टैटिक होता है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के नॉर्मल ना होकर, ये नॉर्मल हम ले लेते हैं, तो अगर ये इसके नॉर्मल ना होकर किसी एंगल पर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं इसके सरफेस से ये एंगल ले लेता हूँ थीटा। तो इस फील्ड का जो कंपोनेंट होगा दैट इज ई कॉस थीटा और नॉर्मल डायरेक्शन में ई साइन थीटा। तो अगर फील्ड सरफेस के नॉर्मल नहीं है, वो उससे एंगल पर है किसी, तो इसका ये जो कंपोनेंट है टेंजेंशियल कंपोनेंट ई कॉस थीटा, इसकी वजह से यहाँ जो भी चार्ज है उस पर एक फोर्स लगेगा, वो एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा और उस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से वो चार्ज सरफेस पर मूव करेगा। इसका मतलब हमारे जो कंडक्टर है उस पर एक सरफेस करंट एग्जिस्ट करना चाहिए
लेकिन कंडक्टर के सरफेस पर कोई भी इस तरह का करंट एग्जिस्ट नहीं करता है इन स्टैटिक कंडीशन। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। तो सिंपली हम यही कहते हैं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, देन ड्यू टू द टेंजेंशियल component E cos theta, some surface current will exist, but there are no surface current exist in static conditions. That's why electric field lines are always normal to the surface of a conductor, क्योंकि अगर वो नॉर्मल होंगी तो वहां पर कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a point charge plus q is placed in the vicinity of a conducting surface. Trace electric field lines between the charge and the conducting surface. ये कहता है कि ये हमारा एक कंडक्टिंग सरफेस है और यहाँ पर खाली जगह में हमने एक चार्ज प्लेस किया है दैट इज प्लस क्यू। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। तो देखिए, ड्यू टू इंडक्शन जो सामने वाला फेस है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और दूर वाले फेस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और क्योंकि ये कंडक्टर है तो सेम अमाउंट का चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव। फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव होती हैं। तो हम इस तरह से फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं और हमेशा ध्यान रखें यहाँ से फील्ड लाइंस चलेंगी और जब भी ये कंडक्टर के सरफेस पर जाएंगी तो हमने अभी प्रॉपर्टी स्टडी की है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। तो कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मली एंटर करेंगी। इसी तरह यहाँ पर भी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ऐसे ही यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और जब ये फील्ड लाइंस इधर से जाएंगी तो फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो दे विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज there are two metallic plates P1 and P2 tightly held against each other and placed between the two equal and unlike point charges. ये दो equal and unlike point charges हैं, इन दोनों को हमने tightly held कर रखा है perpendicular to the line joining them. इन दोनों को join करने वाली जो line है ये दोनों charges इसके perpendicular हैं। कहता है नंबर फर्स्ट, what will happen to the plates when they are released. तो जब हम प्लेट्स को रिलीज करते हैं, यानी इनको जब हमने टाइट कर रखा है, अगर हम इनको छोड़ दें देन व्हाट विल हैपन। तो आप जनरली समझें, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इंडक्शन की वजह से सामने नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगी और ये नेगेटिव अपने सामने पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगी। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो दैट्स वाई जो प्लेट्स हैं दे विल मूव अवे, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अब जो कंडीशन बनेगी वो इस तरह से बन जाएगी, दे विल बी मूव अवे। तो वो इस तरह से एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। due to this negative charge and due to this positive charge. अब ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी ड्रॉ कीजिए। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम ड्रॉ करते हैं अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो इस तरह से हम फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं पहले, और यहाँ पर सरफेस पर हमेशा नॉर्मल दिखाएंगे ऐसे, ओके। एंड यहाँ पर भी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव, तो फील्ड लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे इन्हीं को।
इस तरह से। ओके, तो ये हमारी फील्ड लाइंस इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। अगर हम चाहें तो इनके बीच में भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें ध्यान रखना है कि यहां पर नेगेटिव आया है तो दूसरा वाले फेस पर पॉजिटिव आएगा, और यहां पॉजिटिव है तो इस फेस पर नेगेटिव आएगा। तो यहां फील्ड लाइंस हो जाएंगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया। उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी स्टडी किए जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो इस लेक्चर को आपको अच्छे से स्टडी करना है, उसको अच्छे से देखना है, क्योंकि अब आगे जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर आने वाला है, जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वो सारा कुछ मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस होंगे, उनमें थियोरेटिकली बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए जिससे आप उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ। ओके।